वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन नेक्स्ट असाइनमेंट देखते हैं पैराबोला का। और यहाँ पे आपके पास पोजीशन ऑफ लाइन है ना, कॉर्ड, फोकल कॉर्ड, टेंजेंट्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस 5 इंटरसेक्ट्स द पैराबोला एट a एंड b, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, तो आप देखो C1 है ना, तो देखिए आपके पास y इज इक्वल टू x प्लस 5 है, एक पैराबोला है, मान लीजिए कुछ भी है पैराबोला है ना, उसको एक लाइन ने कट किया। ठीक है, तो अपन कैसे ले सकते हैं, यहाँ पे अपन ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि भाई आप पूरा सॉल्व करो, सॉल्व करके निकालो। ठीक है, कि भाई ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या आएगा। एक और मेथड इसकी जगह पे एग्जिस्ट कर सकता है, आप ले सकते हो क्या कि आपका ये जो पॉइंट होगा वो x1 कॉमा भाई y इज इक्वल टू mx प्लस c पे एग्जिस्ट करता है ना, तो ये पॉइंट जो होगा आपका वो कैसा होगा x1 कॉमा x1 प्लस 5 है ना, और ये पॉइंट आपका कुछ होगा x2 कॉमा x2 प्लस 5। आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या हुआ कि आपको निकालना है अंडर रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बात, और यहां से भी आपका x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो दिस इज योर अंडर रूट 2 मॉड ओवर x1 माइनस x2। अब आप x1 माइनस x2 कैसे निकाल सकते हो, तो उसके लिए आपके पास एक मेथड है क्या कि अगर आप y की जगह पे x प्लस 5 रखेंगे, ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा क्या, x प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स प्लस 2। तो x प्लस 2 आपका कॉमन हो गया। ठीक है, बचा साथ में आपका x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 6। ठीक है, आपके पास आसानी से निकल आया कि x की वैल्यू कितनी है, दोनों का बीच का डिफरेंस निकल आया। ठीक है, यहाँ पे तो खैर काफी इजी हो गया। यही कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी एक क्वाड्रेटिक बन जाए, ठीक है, उसके रूट्स वगैरह कुछ कॉम्प्लिकेटेड से आ रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में आप सीधा डिफरेंस ऑफ रूट्स लगा दो। भाई ये अगर एक क्वाड्रेटिक में इसकी बना लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8x, तो माइनस 4x, 4 और 16 12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स ही होंगे ना x1 और x2, तो डिफरेंस ऑफ रूट्स अंडर रूट d बाई a, यही तो होगा आपका मॉड ऑफ x1 माइनस x2, इसके बराबर ही होगा। तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी कॉम्प्लिकेटेड वाला केस रहे तो वहां पे पहले आपने इस तरीके का एक्सप्रेशन जनरेट कर लिया और उसके बाद x1 माइनस x2 आपने क्वाड्रेटिक बना के उसके डिफरेंस ऑफ रूट्स निकाल लिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पे आपके पास अल्फा स्क्वायर k1 k2 कॉमा माइनस 16 बाई अल्फा ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो आप देखो फिर से अगर आपके पास जो कॉर्ड की इक्वेशन है, कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2, ठीक है, तो कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2 की इक्वेशन कैसी आएगी, तो आप लिख सकते हो AT1 कॉमा, शायद आपने थ्योरी में भी कवर किया होगा, AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2। इसको ज्वाइन करने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 T2 की इक्वेशन 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू y प्लस 2AT1 T2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही होती है। अब अगर ये किसी फिक्स पॉइंट से पास करता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपन देख लें कि अगर ये कॉर्ड किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रही है तो वो कब करेगी, उसकी बात कर रहा हूं मैं, जबकि आपका इसको फैमिली ऑफ इक्वेशंस बना लो, कुछ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस टाइप का। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2x प्लस 2a T1 T2 माइनस T1 प्लस T2 इंटू y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप यहां से देखो अगर T1 T2 आपका फिक्स हो जाए, माइनस x बाई a के बराबर हो जाए, मतलब ये कुछ कांस्टेंट हो, तो T1 T2 अगर आपका, ठीक है, किसी कांस्टेंट के बराबर आ जाए तो इसका मतलब वो फिक्स पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, T1 T2 अगर आपका किसी कांस्टेंट के बराबर आ जाए तो फिर आपको फिक्स पॉइंट मिल जाएगा। इसी में सोचो, इसी में आप जब फोकल कॉर्ड की बात रहती है तो आप कहते हो किस पॉइंट से पास करेगा, a,0 से, तो माइनस a बाई a आपका -1 हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपका 4 है ना a, तो AT स्क्वायर कॉमा 2 इंटू 4 मतलब 8। ठीक है, AT स्क्वायर कॉमा 2AT, ये आपका किसके बराबर है, ये आपका है अल्फा स्क्वायर K1। ठीक है, तो यहां से आपको पता चल गया
कि अगर आप T1 निकालते हो तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी प्लस माइनस अल्फा बाई 2 आएगी, है ना। और वहीं पे अगर हम T2 की बात करते हैं, T2 फिर से 42 स्क्वायर 82 को दूसरे वाले से कंपेयर करो तो 8T2 आपका कितना होगा, 8T2 होगा माइनस 16 बाई अल्फा। तो इसका मतलब हो गया T2 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई अल्फा। ठीक है, तो अब T1 इंटू T2 अगर आप करोगे, ठीक है, T1 इंटू T2 तो वो -1 के बराबर आ सकता है या फिर +1 के बराबर आ सकता है। तो T1 T2 अगर +1 के बराबर हो गया तो वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, T1 T2 अगर आपका, आपने याद क्या रखना है यहाँ से कि T1 T2 अगर आपका किसी कांस्टेंट के बराबर आ जाएगा तो ऐसा फिक्स पॉइंट मिलेगा, और वो फिक्स पॉइंट क्या होगा, -x/a, 0। ठीक है, तो -x/a, 0 इज इक्वल टू, ठीक है, y कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहने वाला है, x/a की जगह पे आप क्या रख सकते हो, ये प्रोडक्ट T1 T2 का। तो T1 T2 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, कभी +1 कभी -1, तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, ±a। ठीक है, तो आपका पॉइंट क्या आएगा, ±a, 0। तो आपको याद रखना है ये चीज कि T1 T2 अगर आपका -k/a किसी मतलब किसी कांस्टेंट के बराबर है तो वो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो कॉर्ड है वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी। किस फिक्स पॉइंट से पास करेगी वो आप यहां से निकाल सकते हो, -x/a, 0। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपके पास कहा गया है लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला विच सबटेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला विच सबटेंड राइट एंगल एट वर्टेक्स। तो ये क्वेश्चन आप होमोजेनाइजेशन से भी देख सकते हो। पहले तो आप इसको देख लो कि आपने y² = 4x के लिए आपने एक कॉर्ड ली जिसका मिड पॉइंट सपोज h, k है, तो आप इस कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हो ना t = s1 से, और इसका मतलब क्या होगा कि yk - 2a × x + h = 0। ठीक है, अब ये वाली कॉर्ड आपकी यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड करती है, तो 90 डिग्री कहाँ पे सबटेंड कर रही है, ये ओरिजिन पे। तो सीधी सी बात हो गई ना, एक कर्व और एक लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। तो होमोजेनाइजेशन का क्वेश्चन हो गया कि अगर आप yk - 2ax + h को y² - 4ax = 0 के साथ होमोजेनाइज कर लो, तो कैसे करोगे, तो ये इसको यूज करते हैं उसके लिए, है ना। अपन क्या लिख सकते हैं इसको कि yk, ठीक है, इज इक्वल टू 2a × x + h। ठीक है, अब आप इसके साथ y² तो चलो ठीक है, -4ax तक ठीक था, ठीक है, इंटू एक 1 और आपको लिखना पड़ेगा। तो 1 लिखने के लिए आपने मान लीजिए इसको कन्वर्ट करके लिख दिया। क्या लिख सकते हो आप इसको, yk - 2ax / 2ah। ठीक है, ये 1 ही लिखा है, yk - 2x / 2ah इज इक्वल टू 0। ये होमोजेनाइज्ड इक्वेशन आ जाएगी। इस होमोजेनाइज्ड इक्वेशन में आपको क्या करना है, 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है ना, ठीक है, तो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है मतलब यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² शुड बी इक्वल टू 0। तो ये मोर देन पैराबोला का तो बस इतना ही यूज आया है, t = s1 मिड पॉइंट के थ्रू कॉर्ड की इक्वेशन लिखने के लिए। ठीक है, मिड पॉइंट h के है तो इससे आप कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हो, और उसके बाद का पार्ट जो है वो तो पूरा का पूरा आपका रिलेटेड है किसे कहते हैं इसे, होमोजेनाइजेशन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अपन आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ में आपके कहा गया कि 2 परपेंडिकुलर कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू पैराबोला विच मीट्स द पैराबोला एट P and Q। y = x² है, ये पैराबोला है, इस पे आपने 2 परपेंडिकुलर लाइंस खींच ली, तो ये OP और OQ सपोज खींच लिए। अब आपको R के साथ मिलकर के क्या बनाना है, रेक्टेंगल कंप्लीट करना है। ठीक है, मान लिया ऐसा कुछ, ठीक है, इस तरीके का मान लो आ गया रेक्टेंगल। ओके, ठीक है बात। तो हमें कहा गया कि R का लोकस फाइंड आउट कीजिए, तो R आपका h, k है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं 90 डिग्री 90 डिग्री। देखो P को अगर मैं T1 मान लूं, ठीक है, या T ही मानता हूं, तो क्या मैं Q के कोऑर्डिनेट्स लिख सकता हूं क्या, तो लिख सकता हूं। कैसे,
P का अगर पैरामीट्रिक पॉइंट T है तो इसका मतलब OP की स्लोप कितनी है 2/t है ना। तो 2/t इसकी स्लोप है, इसकी क्या होगी फिर भाई, चलो अभी T1 ही ले लो, ठीक है। ये आपका स्लोप कितना देगा 2/t1, ठीक है। और ये मान लो T2 है तो इसकी स्लोप कितनी होगी 2/t2, इनका प्रोडक्ट कितना है -1 है। तो इसका मतलब T2 कितना हो गया आपका, T2 हो गया आपका -4/t1। तो T2 इज नथिंग बट -4/t1 है ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों का आपको इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो कम से कम इंटरसेक्शन की तो क्या जरूरत है, आप सीधा सीधा देख सकते हो कि भाई ये मिड पॉइंट तो सेम ही रहने वाला है, मिड पॉइंट तो सेम ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ओरिजिन और HK का जो मिड पॉइंट है वो क्या है h/2, k/2 है, ठीक है। और वो किसके बराबर होना चाहिए आपके, वो PQ के मिड पॉइंट के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या है आपका AT1 स्क्वायर, 2AT1, AT2 स्क्वायर, 2AT2। तो आपके पास आ गया AT1 स्क्वायर प्लस AT2 स्क्वायर बाई 2 और AT1 प्लस T2, यही आएगा। अब T2 की जगह पे आप रख दो, क्या रखोगे, T2 की जगह -4/t1। तो अब इसकी हेल्प से अपन क्या बोल सकते हैं, यहीं पे देख लेते हैं थोड़ा सा है। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, AT1 स्क्वायर प्लस T2 की जगह आपने रख दिया -4/t1 का स्क्वायर, और K की जगह पे आपने क्या लिखा 2AT प्लस T1 -4/t1, ये आ गया। अब H और K आपके पास आ चुके हैं, ठीक है। H और K आपके T1 के टर्म्स में आ चुके हैं। अब अगर आप इसका होल स्क्वायर करते हो, K का होल स्क्वायर करते हो, तो वहां से आप T1 को एलिमिनेट कर सकते हो। तो आगे क्या करना है आपको, K का आपको होल स्क्वायर करना है और फिर वहां पे H वाला रिलेशन यूज करके एलिमिनेट करना है T1 को, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए C5 में जो 5th क्वेश्चन है हमारा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन है, टचेस पैराबोला। तो पैराबोला को टच करने के लिए कंडीशन क्या होती है, तो आपने देखा होगा y² = 4ax की बात की गई है। तो y² = 4ax के लिए पैराबोला को टच करने की कंडीशन, अगर y = mx + c को टच करता है तो दैट मीन्स कि c = a/m, यही कंडीशन होती है अगर ये दोनों टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो y² = 4x, तो एज इट इज है lx + my + n = 0। तो इसका मतलब इसकी स्लोप कितनी है -l/m है, और c कितना है इसका c अगर आप देखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा -n/m, ठीक है। m आपका ये है, ठीक है, ये स्लोप है और ये आपका इंटरसेप्ट है। तो -n/m शुड बी इक्वल टू a/, ये पूरी टर्म -l/m। तो माइनस माइनस तो चलो हट गया, बाकी क्या बचा, ln = am², ये आपने दिखा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि टेंजेंट, एक लाइन फिर से एक दूसरे पैराबोला को टच करती है। तो अब यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड तो नहीं है, तो आपको कैसे जाना पड़ेगा, बेसिक्स से जाना पड़ेगा कि y² = 8 × x + 2, अगर y = mx + c, ये दोनों टच करते हैं, ठीक है। तो इसकी कंडीशन कब बनेगी, mx + c है ना, हाँ। तो टच करने की कंडीशन कब बनेगी, जब आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो mx + c का होल स्क्वायर -8x - 16 = 0। तो आपको मिलेगा m² x² + c² + 2mcx - 8x - 16 = 0। तो आपके पास x² का कोफिशिएंट कितना है, m² है, x का कोफिशिएंट कितना है 2mc - 8 है, और c² - 16 आपका कांस्टेंट टर्म है। दैट मीन्स कि अब आप अगर टेंजेंट के लिए सोचोगे, ठीक है, तो टेंजेंट के लिए आप इसके d को 0 करना चाहोगे, और d 0 करने का मतलब हुआ कि 2mc - 8 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स m² c² - 16, दिस शुड बी 0। एंड हियर इट गोज विद 2, तो 4 हट गया, mc - 4 का होल स्क्वायर, तो m² c² + 16 माइनस, या फिर और आसान हो जाएगा, यहां से मैंने 4 को बाहर निकाला, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 को बाहर निकाला, तो mc - 4 का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, यहां से आपके पास बचेगा m² × c² - 16 m², ऐसा ही है ना ये, ठीक है। 4 को मैंने कॉमन लेकर के हटा दिया।
तो आपके पास एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 16 आएगा, माइनस का 8 एम सी आएगा, ठीक है, और प्लस का यहाँ से आ रहा है 16 एम स्क्वायर जो कि 0 के बराबर है। अब इसकी एग्जिस्टेंस के लिए मतलब क्या हुआ कि भाई c की वैल्यू आपको निकालनी थी, तो c की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कह सकते हो कि ऐसा कोई m एग्जिस्ट तो करना चाहिए ना, ऐसा कोई m एग्जिस्ट करना चाहिए सो दैट दिस होल एक्सप्रेशन, ठीक है, टर्न्स आउट टू बी 0। तो अब इसके रियल रूट एग्जिस्ट करने चाहिए, भाई c की ऐसी वैल्यू कुछ रख दी और इसका कोई m ही नहीं मिल रहा, तो क्या ही फायदा हुआ, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका d हमें कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अब आप नेक्स्ट कंडीशन लगा दो कि भाई आपके पास टेंजेंसी की कंडीशन ये आ रही है, ठीक है, तो m की कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट करे तभी तो हमारे काम का है, तो हमें ऐसा c लेना है सो दैट कि यहां से आपको रियल रूट्स एग्जिस्ट करे m के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पैराबोला व्हिच इज पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आल्सो फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो यहां पे आपसे कहा जा रहा था कि स्लोप आपको पता है, एक तरीके से आप टेंजेंट की जो बात कर रहे हो वहां स्लोप आपको पता है, स्लोप आपकी क्या है 7 रहने वाली है, ठीक है, तो योर स्लोप इज नाउ 7 एंड नहीं सॉरी, स्लोप आपकी है 1/4, ठीक है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, यही आपका टेंजेंट निकला था ना, तो 1/4x प्लस 4a यही आपका टेंजेंट होगा, ठीक है। अब आप देखिए कि ये किस पॉइंट पे कांटेक्ट करेगा, किस पॉइंट पे कांटेक्ट करेगा, ठीक है, तो m स्लोप वाली टेंजेंट किस पॉइंट पे कांटेक्ट करती है, जहां पे t आपका 1/m के बराबर होता है, ठीक है, ठीक है, ये याद रहना चाहिए, m स्लोप वाली टेंजेंट किस पॉइंट पे कांटेक्ट करती है, जहां पे t आपका 1/m के बराबर होता है, ठीक है। मतलब अगर आप स्लोप को 1/4 चाहते हो तो t को कितना रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाला t क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आपको निकालना है तो 80 स्क्वायर 280, यहां पे t को आप 4 रख दीजिए, ठीक है, ठीक है। इतनी बात, ये सारी बातें कभी हैं जबकि y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक। आगे देखिए 8th क्वेश्चन में आपके पास है पैराबोला जो कि क्रॉस करता है x एक्सिस को अल्फा 0 और बीटा 0 पे, बोथ टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, अ सर्कल आल्सो पासेस थ्रू दीस टू पॉइंट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल। ये मान लीजिए आपका अल्फा 0 है, ये मान लीजिए आपका बीटा 0 है। अब आपसे कहा जा रहा है कि एक पैराबोला है वो क्रॉस करता है x एक्सिस को, बोल दिया, अ सर्कल आल्सो पासेस थ्रू दीस टू पॉइंट्स, फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ओरिजिन टू सर्कल। ठीक है, आपको अल्फा 0 और बीटा 0 से पास करने वाली सर्कल के बारे में कहा जा रहा है ना, ओके, और ठीक है, तो अल्फा 0 बीटा 0 से पास करने वाला अगर आपको सर्कल देखना है तो आप डायरेक्टली देख सकते हो x माइनस अल्फा, डायमेट्रिक फॉर्म वाला ले लें, x माइनस बीटा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपका कितना है, अल्फा प्लस बीटा है आपका माइनस बी बाई ए, तो ये आ जाएगा, और प्लस अल्फा बीटा आपका है सी बाई ए, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये आपके उस सर्कल की इक्वेशन होगी जिसपे आपको ओरिजिन से लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, वो तो आप निकाल ही सकते हो, अंडर रूट S1, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन 9th क्वेश्चन, ठीक है। 9th क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, 9th क्वेश्चन में कहा जा रहा है टेंजेंट एट P and Q to the parabola intersect at R, prove that midpoint of R and M lies on the parabola where M is midpoint of PQ, ठीक, काफी सारी चीजें कही गई हैं, स्टेप वाइज बढ़ेंगे, ठीक है। टेंजेंट एट P and Q ऑफ पैराबोला इंटरसेक्ट एट R, तो मान लीजिए कि आपने एक P ये ले लिया, एक ये ले लिया, सपोज ये P है आपका, ये Q है, ठीक है, टेंजेंट जैसा लग नहीं रहा है, ठीक है, तो PQ पे टेंजेंट खींचा, वो R पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, एंड प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ R एंड M, M क्या था भाई, M आपका PQ का मिड पॉइंट था, तो Q मान लिया यहाँ पे है PQ का मिड पॉइंट, PQ का मिड पॉइंट आपका M है, ठीक है, तो RM M is midpoint of PQ, prove that midpoint of
R and M lies on the parabola, ठीक है। तो इसको मैंने T1 बोल दिया, इसको मैंने T2 बोल दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स T1 और T2 पे जब आप टेंजेंट खींचते हो तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे आता है, A T1 T2 कॉमा A T1 प्लस T2, ठीक है। ये आपके R के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब M की बात करते हैं। M के कोऑर्डिनेट मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट, दिस इज 81 स्क्वायर कॉमा 281, दिस इज 82 स्क्वायर कॉमा 282, सो हियर इट इज 81 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, कॉमा A T1 प्लस T2, यही आएगा ना, ठीक है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए T1 T2 का मिड पॉइंट, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि R और M का जो मिड पॉइंट है, ठीक है, R और M का जो मिड पॉइंट है वो कहां पे लाई करेगा, वो लाई करेगा आपके पैराबोला पे ही। तो इसका मिड पॉइंट देखते हैं। तो इसके मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन निकाल सकते हैं। A कॉमन लिया, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर बाई 2 प्लस T1 T2 बाई 2, ये आपका H है। K आपका कितना है, इन दोनों का सम बाई 2, ऑब्वियसली यही रहेगा A T1 प्लस T2, ठीक है। सो H इज बेसिकली सिंप्लीफाइड एंड इट गेट्स टू A बाई 2 एंड हियर इट इज T1 प्लस T2 होल स्क्वायर, ठीक है, बाई 4, ठीक है बात। तो अब हम T1 प्लस T2 को यहां से K बाई A रखते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, A बाई 4 इंटू K बाई A का होल स्क्वायर, तो K स्क्वायर इक्वल टू 4AH, ये आपका पैराबोला की इक्वेशन होगी, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये जो H के पॉइंट थे वो कहां पे लाई कर रहे थे, इसी पैराबोला पे ही लाई करते थे। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप्स में देखो, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ फोकल कॉर्ड्स। तो ट्राइसेक्शन ऑफ फोकल कॉर्ड्स करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपके पास है y, ऑब्जेक्टिव्स का फर्स्ट क्वेश्चन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ट्राइसेक्शन ऑफ फोकल कॉर्ड्स, ठीक है। तो फोकल कॉर्ड्स के बारे में हमें क्या पता होता है कि अगर एक साइड t है तो दूसरी साइड -1/t है, तो ये आपका पॉइंट हो गया अगर t, तो यहाँ हो गया -1/t। तो अगर p को आप q बोलते हो, q को आपने ये बोल दिया, तो p इज AT स्क्वायर कॉमा 2AT एंड q इज A/t स्क्वायर कॉमा -2A/t, ठीक है। तो PQ आ गए। PQ को अगर आपने ट्राइसेक्शन किया तो मतलब क्या हुआ, ऐसे पॉइंट जो कि 2:1 और 1:2 में डिवाइड करते हो, तो कोई सा भी एक ले लो, ठीक है, सेम तरीके का नेचर मिलेगा आपको। 2:1 में अगर इसको डिवाइड करते हो तो 2 मान लो 1:2 कर दिया, 2AT स्क्वायर प्लस ये बाई 3 है ना, 1:2 कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका 4AT माइनस 2A/t डिवाइडेड बाई 3। तो दिस इज योर HK, जिसका आपको लोकस फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो T एलिमिनेट करके। तो 3H इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, A कॉमन ले लेते हैं, 2T स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और 3K इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 2A कॉमन ले लीजिए, 2T माइनस 1/t, है ना। कैसे करें, स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, ट्राइसेक्शन करना था ना हमें, तो ठीक है। तो अब स्क्वायर वगैरह भी आप करोगे तो भी तो ये T एलिमिनेट नहीं होता हुआ दिख रहा है, 4T स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर आ जाएगा। तो फिर T की वैल्यू मतलब ये कुछ ऐसा कि 9, इसका अगर स्क्वायर में करता हूँ तो 9K स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4A स्क्वायर इंटू 4T स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो 9K स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे आपका 2T स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर है, तो इससे तो कोई खास फायदा हुआ नहीं, ठीक है। आप यहाँ से T स्क्वायर की वैल्यू जरूर निकाल सकते हो। अगर इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोलूँ, इसको मैं थर्ड बोल देता हूँ, ये सेकेंड है मान लो, ठीक है। तो 3 माइनस 1 करके कुछ ऐसा निकाल सकता हूँ मैं कि 9K स्क्वायर बाई 4A स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4, ये आपका क्या है, 4T स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर है, ठीक है। दिस इज योर 4T स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, और यहां से अगर आप देखो तो 3H बाई A आपको मिलेगा कितना, 2T स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर, ठीक है। तो आप दोनों का डिफरेंस लेके T तो निकाल लोगे, T निकाल करके आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास इक्वेशन तो बनेगी, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होगी और वो आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपका इक्वेशन तो निकल जाएगा, लेकिन
वो किसी भी ऑप्शन जैसा नहीं होगा, या नन ऑफ दीज मार्क कर सकते हो। ठीक है, फिर आप देखो क्या है, फोकल कॉर्ड PSQ है, SP दिया हुआ है, SQ दिया हुआ है, लेटस रेक्टम निकालना है। तो SP और SQ अगर गिवन है तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी होती है, ये आपको बताया गया था 2 × SP SQ अपॉन SP प्लस SQ, इसके बराबर होती है। ठीक है, तो SP आपको मालूम है, SQ मालूम है, रख दीजिए वैल्यू। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास क्या है, द सर्कल्स ऑन फोकल रेडियाई ऑफ अ पैराबोला एज डायमीटर टच द टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, इसको अभी आप छोड़ देना इसे। ठीक है, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे अपन थर्ड को। फोर्थ देखिए, फोर्थ में आपसे कहा जा रहा है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है। आप एक पॉइंट ले लोगे क्या, x1, √3 x1 - 2 √3, और दूसरा पॉइंट ले लोगे x2, √3 x2 - 2 √3। दोनों के बीच की डिस्टेंस आपके पास निकल जाएगी यहाँ से, कितनी होगी, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × x1 - x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज 2 mod of x1 - x2। और ये निकालेंगे कैसे, तो आपको यहाँ पे जो कर्व है और लाइन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। तो आपके पास क्या आएगा, √3x - 2 √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × x - 1। ठीक है, अब इससे आपके पास क्वाड्रेटिक बनेगी, उस क्वाड्रेटिक का डिफरेंस ऑफ रूट्स आपको क्या देगा, mod of x1 - x2, जैसा हमने किया था क्वेश्चन। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कहा गया है कि फिफ्थ क्वेश्चन में टेंजेंट टू पैराबोला। ठीक है, दिस इज अ टेंजेंट टू पैराबोला, देन a इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसके लिए भी आप देख लो, इसके लिए आप क्या ही कर सकते हो, वैसे ही आप y मतलब एक तो आपके पास टेंजेंट को शिफ्ट करके भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अपन उसको भी आइए डिस्कस कर लेते हैं। एक तो तरीका है आपके पास कि लाइन और टेंजेंट दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना शुरू कर दो, d = 0 कर दो। ठीक है, जैसे आपने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी प्रूव करी थी वैसे ही, कि लाइन और टेंजेंट को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना शुरू किया और d = 0 कर दिया, वहां से आपकी टेंजेंसी की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। दूसरा और क्या मेथड हो सकता है जिसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूं, तो y² = 4a × x - 1/3 है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल टेंजेंट की बात करते हो y² = 4x के लिए, तो कितनी होती है, mx + a/m। यहां पे देखो x की जगह पे क्या हुआ है भाई, y² = 4x के लिए ये होता, x की जगह पे आपका x - 1/3 है, तो आप इसको भी यहां पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो y = mx - m/3 + a/m। ठीक है, तो आपके पास जो भी टेंजेंट आएगी वो किस तरीके की होगी, इस तरीके की होगी, है ना। अब आपका जो स्लोप है इसको कंपेयर कर दो y = 2x - 3 से, तो m आपका 2 है और बाकी की टर्म आपकी -3 के बराबर है, a निकाल सकते हो। ठीक है, -m/3 + a/m इज इक्वल टू -3, वेयर m इज ऑलरेडी 2। ठीक है, तो a की वैल्यू यहां से निकाल लो। ठीक है, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फिर से अपन C6 के लिए। C6 में लिखिए y = mx + 1/m, ये पहले वाले की टेंजेंट होगी। दूसरे वाले की जनरल टेंजेंट आप कैसे लिखते हो, x² = 4by के लिए आपका ऐसा कुछ होता है, mx - am², ये होती है। ठीक है, आप चाहो तो इसको निकाल सकते हो, y = mx + c लो और x² = 4ay, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, d को 0 कर दो, तो आपको मिल जाएगा c is -am²। ठीक है, a यहां पे कितना है, तो इसके लिए भी a है आपका 1, है ना। ठीक है, तो अब अगर ये कॉमन टेंजेंट्स हैं, ठीक है, जो ये भाई अगर दोनों कर्व्स के लिए एक ही लाइन है जो कि दोनों के लिए टेंजेंट का काम करती है, तो मतलब क्या हुआ भाई, एक ही लाइन है दोनों के लिए टेंजेंट का काम कर रही है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों सेम ही होनी चाहिए। ठीक है, इक्वेशन बिल्कुल डिफरेंट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब दे बोथ आर एक्चुअली सेम, तो कोफिशिएंट्स कंपेयर कर दें, 1/m is equal to -m² which will give you m = -1। ठीक है, 7th क्वेश्चन में आप ये खुद से कर सकते हो भाई, आप एक ऐसी लाइन तो निकाल सकते हो ना जो कि 45 डिग्री एंगल बनाती हो 3x + 77 के साथ, उसका स्लोप तो निकाल सकते हो। ठीक है,
मान लिया कि वो स्लोप m है, तो m और 3 के बीच का एंगल 45 है, तो आपको m मिल जाएगा। ध्यान रहे मॉड से निकलेगा वो 7th क्वेश्चन में, मॉड ओवर भाई m1 और m2 स्लोप के बीच का एंगल 45 है, कैसे निकालते हैं? तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू tan अल्फा। tan अल्फा आपका 1 है, तो ये मॉड के साथ आप सॉल्व करोगे, आपके पास m की 2 वैल्यूज निकलेंगी, है ना। m अगर निकल गया तो आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या आती है? y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। a मतलब कितना? 3। ठीक है, ठीक है। C8 भी आपका प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए जो आपके पास असाइनमेंट है, ठीक है, तो आपके पास सिंगल ये इंटीजर टाइप्स क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं अपन। a स्क्वायर a माइनस 2 बी अ पॉइंट इंटीरियर टू द रीजन ऑफ द पैराबोला बाउंडेड बाय द कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 2 एंड 8 माइनस 4। ठीक है, तो पैराबोला के अंदर लाई करता है, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 2x कुछ इस तरीके का होगा, और 2 2 एंड 8 माइनस 4, तो 2 2 आपने मान लिया यहाँ पे, 8 माइनस 4 आप मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये कॉर्ड से ज्वाइन करने वाली है और इंटीरियर इस रीजन में लाई करवाना है। ठीक है, तो पैराबोला के अंदर लाई करता है, मतलब y1 स्क्वायर माइनस 2x1, ये आपका s1 होगा, और s1 की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर शुड बी नेगेटिव, एक तो ये कंडीशन हो गई। ठीक, उसके बाद और क्या बोला गया? और आपसे ये बोला जा रहा है कि कॉर्ड के भी इस साइड में है, तो कॉर्ड के इस साइड में होने का मतलब क्या हुआ? तो कॉर्ड की इक्वेशन में लिख सकता हूं क्या? ये आपका 2 2 है, ये आपका 8 माइनस 4 है, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन के लिए स्लोप पता किया, स्लोप कितना आ जाएगा? 6 अपॉन माइनस 6, मतलब -1 स्लोप है, और वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये लाइन की इक्वेशन होगी। तो अब y प्लस एक्स इक्वल टू 4 के लेफ्ट साइड में आपका 0 0 है, 0 0 के लिए अगर आप देखें तो आपके पास ये जो है कैसा बिहेव करता है? नेगेटिव आता है, तो इसका मतलब इस साइड में लाई करने वाले हर एक पॉइंट कैसे आएंगे? नेगेटिव आएंगे। इसका मतलब कि a स्क्वायर माइनस 2 आपका a माइनस 2, ठीक है, प्लस a स्क्वायर माइनस 4, ये भी आपका कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में, तो इसके लेफ्ट साइड में ओरिजिन भी था, ओरिजिन इसको कैसा बना देता है? नेगेटिव। इसका मतलब कि हर एक पॉइंट उधर का कैसा बना देगा? नेगेटिव। ठीक है, तो आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। सेकंड आपके पास कहा जा रहा है फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला के बीच की डिस्टेंस, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो पहले तो इसको पैराबोला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, एक साइड लीनियर दूसरे साइड क्वाड्रेटिक। तो आप देख सकते हो कि ये 3x माइनस 4y के होल स्क्वायर का आपके पास पूरा जुगाड़ है, 9x स्क्वायर 16y स्क्वायर माइनस 24xy सब कुछ है आपके पास। ठीक है, माइनस 20x माइनस 15y माइनस 60, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया 20x प्लस 15y प्लस 60, है ना, ऐसा ही कुछ है। अब आप यहां पे भी देखो 5 अगर आप कॉमन लेते हो तो दिस इज योर 4x प्लस 3y प्लस 12। ठीक है, ऐसा ही कुछ है, ओके। और यहां पे 3x माइनस 4y। अब आपका पैटर्न तो बन गया। एक और चीज आपने जो पहले आपको असाइनमेंट में भी मैंने डिस्कस किया, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर, ये और ये दोनों परपेंडिकुलर्स दिख रहे हैं। तो परपेंडिकुलर्स अगर दिखते हैं तो अपन क्या बोलते हैं कि ये आपका रहा होगा डिस्टेंस, इस साइड में आया होगा डिस्टेंस, उस पैटर्न में बदलते हैं, कौन से? डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम इनटू डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस किससे? ये एक्सिस हो गया, और ये टेंजेंट एट वर्टेक्स, डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स, ऐसा कुछ है ना। तो अब आप देखिए कि ये अभी डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस भाई hk की डिस्टेंस इस लाइन से अगर आप निकालने जाओगे तो क्या मिलेगी? 3h माइनस 4k बाई 5 मिलेगी, है कि नहीं है? hk की इस पे लेंथ 3x माइनस 4y पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आएगा? 3h माइनस 4k बाई 5। तो आपको इसको भी कैसे बदलना चाहिए? 3x माइनस 4y बाई 5 का होल स्क्वायर इधर आया होगा, कुछ लेटेस्ट रेक्टम रहा होगा, और ये लाइन अगर मैं लेता हूं तो इस पे भी hk से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना आएगा? तो 4, भाई डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो 4x प्लस 3y प्लस 12 बाई 5 के फॉर्मेट में आएगा। तो यहां से मुझे पता चला कि 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स, ठीक है, 5 स्क्वायर बाई 5 टाइम्स लेटेस्ट रेक्टम
इंटू 4x प्लस 3y प्लस 12। ठीक है, तो अब आपको दिख रहा है 5 टाइम्स लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 5। इसका मतलब लेटेस्ट रेक्टम कितना है, 1 के बराबर है। तो आपको लेटेस्ट रेक्टम पता चल गया 1 के बराबर है। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम 4a होता है, उसका आधा क्या होता है आपका, पूछा किसके बीच की डिस्टेंस था, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस 2a होती है, तो मतलब इसका हाफ मतलब 1/2। ठीक है, ये आपकी डिस्टेंस होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, ए को कहा गया कि इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द पॉइंट विल बी एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एंड पैराबोला। सर्कल एंड पैराबोला ऐसा कुछ है। ठीक है, स्मॉलर रीजन मतलब इधर वाला रीजन, तो आपका सर्कल के भी अंदर होना चाहिए और पैराबोला के भी अंदर होना चाहिए, यही है। तो आप दोनों के लिए S1 नेगेटिव कर दो, आसान सा क्वेश्चन है ना। तो x² प्लस y² माइनस 4 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, एंड y1² माइनस 4x1 शुड ऑल्सो बी लेस देन 0। दोनों का इंटरसेक्शन, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास वेरिएबल कॉर्ड PQ है। ठीक है, और उसको इज ड्रॉन पैरेलल टू लाइन y इज इक्वल टू x। तो y² इक्वल टू 4x आपका y इक्वल टू x के पैरेलल खींचा गया है। वेरिएबल कॉर्ड PQ is drawn parallel to line y is equal to x. If the parameters of point P and Q on the parabola be P and Q, then P plus Q is equal to. ठीक है, कॉर्ड है ना। तो यही कहा जा रहा है कि T1 और T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड का स्लोप मतलब 2/T1 प्लस T2, यही होता है ना। T1 T2 को ज्वाइन करने वाली लाइन का जो स्लोप आता है वो क्या होता है, 2/T1 प्लस T2। ठीक है, आप वहां से भी देख लो, 2x माइनस T1 प्लस T2y प्लस 2a T1 T2 इक्वल टू 0। यही आपकी कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 T2 की इक्वेशन होती है। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक है, तो उसकी स्लोप 2/T1 प्लस T2, कहा जा रहा है कि ये जो स्लोप है वो y इक्वल टू x के पैरेलल है। मतलब बस इतना ही क्वेश्चन है कि T1 प्लस T2 क्या होगा, फिर 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास T1 प्लस T2 आपका 2 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, फिर आपसे कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, पैराबोला हुज एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड व्हिच पासेस थ्रू 0, 4, 1, 9 एंड -2, 6 आल्सो पासेस थ्रू 2, अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो अगर हम पैराबोला की इक्वेशन निकाल लें तो हम पता कर लेंगे कि भाई 2, अल्फा के लिए कौन सा अल्फा आना चाहिए। तो हम पैराबोला की इक्वेशन निकालने का सोचते हैं। ठीक है, तो आप देखो, अगर ये एक्सिस जो है आपकी y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल मतलब कुछ इस तरीके का पैराबोला है ना, इस तरीके का, चाहे डाउनवर्ड हो जाए चाहे अपवर्ड हो जाए, क्वाड्रेटिक टाइप का। तो आप सिंपल सी बात है, ले सकते हो क्वाड्रेटिक ही सीधा, कि कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा। और वो पैराबोला इन चारों या 3 पॉइंट से पास करता है, 0, 4, 1, 9 और -2, 6 से। तो 0, 4, 1, 9, -2, 6 ये सेटिस्फाई कराना पड़ेगा आपको। ABC में आपके पास 3 इक्वेशंस बन जाएंगी। उन 3 इक्वेशन से आप फिर ABC की वैल्यू निकाल लो, आपके पास पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी। पैराबोला की इक्वेशन आ गई तो फिर देख लो कि 2, अल्फा सेटिस्फाई कराते हैं, अल्फा क्या निकल करके आता है। ठीक है, तो इक्वेशन सॉल्विंग है, y इज इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c टाइप का पैराबोला होगा। सबसे पहले हमने ये डिटरमाइन किया और फिर हमने कहा कि ये जो है आपका c तो आपको पता भी चल गया क्योंकि 0, 4 से पास करता है। ठीक है, भाई x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 4 होना चाहिए, तो c इक्वल टू 4 हो गया। तो ये आपका पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। इसमें आपको अभी कौन से पॉइंट सेटिस्फाई कराने, एक बार 1, 9 और एक बार -2, 6। AB की वैल्यू निकल आएगी, फिर आप पैराबोला की इक्वेशन लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप 6 में आपसे कहा गया कि वर्टेक्स ऑफ पैराबोला इज थ्रू वर्टेक्स ऑफ पैराबोला परपेंडिकुलर इज ड्रॉन टू एनी टेंजेंट मीटिंग इट एट P। जैसे जैसा कहा गया है करते जाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका पैराबोला, पैराबोला के वर्टेक्स O पे। ठीक है, थ्रू वर्टेक्स O ऑफ पैराबोला अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू एनी टेंजेंट मीटिंग एट P। तो आपने मान लीजिए एक पॉइंट पे टेंजेंट खींच दिया, ऊपर ही खींच देता हूं। ठीक है, और इस पे आपने इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये आ गया मान लीजिए आपका परपेंडिकुलर। ठीक है, एंड पैराबोला एट Q। तो ये आपका O था, सॉरी P ये है,
और नीचे की ओर आपका मान लीजिए क्यू आ जाएगा। ठीक है, यही लाइन है, ये लाइन एक्सटेंड कर दिया है ऐसा। ठीक है, तो ओ पी क्यू आ गए आपके पास, ओ पी इंटू ओ क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसा थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है, इसके पास स्कोप नहीं है। देखते हैं, एक टी पॉइंट है, ये टी पॉइंट पे आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिख दी। टी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है। ठीक है, अब टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर के लिए अगर हमने कहा कि इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन खींचना चाहते हैं, ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो अब अगर आप थोड़ा सा इसमें, एक तो तरीका होगा कि भाई आप लिखो लाइन की इक्वेशन पासिंग थ्रू, ठीक है, और ओपी ओ क्यू निकालो। बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं वैसे, क्योंकि ओरिजिन से ही पास कर रहा है। तो इसकी स्लोप है आपकी 1/t, तो इसकी स्लोप होगी -t। ठीक है, तो इस लाइन की स्लोप क्या हो गई, मतलब ये लाइन की इक्वेशन अगर मैं कहूँ ओ पी क्यू की, तो -t स्लोप वाली लाइन मतलब -tx, तो y इज इक्वल टू -tx। ठीक है, ये लाइन है। अब ये -tx जो है एक बार इसको इंटरसेक्ट करती है, एक बार इसको इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, देख लो, ये तो चलो आप OQ तो OP तो निकाल लोगे ना डायरेक्टली। OP मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपने सीधा सीधा निकाल लिया कि OP की वैल्यू मेरे पास कितनी आनी चाहिए, ओरिजिन से इस लाइन पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो दिस इज AT स्क्वायर अपॉन अंडर रूट T स्क्वायर प्लस 1, ये आपका OP हो जाएगा। ठीक, ये आपका OP आ गया। OQ की बात करते हैं, OQ कितना लेंथ आएगा, तो OQ के लिए हमें ये भी देखना पड़ेगा कि भाई y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये कर्व था, ये पॉइंट निकालना पड़ेगा ना। ठीक है, तो अब इस Q पॉइंट के लिए क्या किया आपने कहा कि Q पॉइंट का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, और Q पॉइंट कैसे मिलेगा, तो कर्व और y इज इक्वल टू -tx के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। सो t स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और यहां से आपके पास x इक्वल टू एक तो 0 ऑब्वियसली मिलना ही है, बाकी आपके पास क्या आ जाएगा 4a/t स्क्वायर। ठीक है, 4a/t स्क्वायर। तो Q का कोऑर्डिनेट आप लिख सकते, x की जगह पे 4a/t स्क्वायर, और y इज इक्वल टू कितना होगा -tx, तो -4a/t। ठीक है, तो OP लेंथ आपने निकाल ली है, OQ अब आप निकाल सकते हो, OP इंटू OQ आपसे पूछा गया, तो कुछ खास स्कोप नहीं था, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एक्सपेक्टेड हैं कोनिक सेक्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपके पास सेंटर ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू फोकस ऑफ पैराबोला एंड टचेज इट एट पॉइंट 6,9। ठीक है, चलिए इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। तो 7th क्वेश्चन में आपसे कुछ इस तरीके का कहा जा रहा था कि x स्क्वायर इक्वल टू 4y, सेंटर ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू द फोकस ऑफ पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड टचेज इट एट द पॉइंट 6,9। फोकस से पास करता है ना, फोकस से पास करता है और टच करता है इसको 6,9 पे। Center of circle which passes through the focus of parabola and touches it at point 6,9, मान लो यहाँ कहीं होगा 6,9। ठीक है, और ये रहा मान लो फोकस। ठीक है, तो ठीक है, कुछ इस तरीके के सर्कल की बात कर रहा है, इस पॉइंट पे आपका टच भी करना चाहिए, ठीक है, और फोकस से पास भी करना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें जो है ना सर्कल का कोई मतलब मेन रोल सर्कल, ये पैराबोला तो थोड़ी देर के लिए केवल बचता है। क्यों, क्योंकि आपको यूज करना है कि ये 6,9, ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और यहाँ पे टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इस तरीके का आपको कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, आपको कोई सा भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड कर्व भी दिया जा सकता है, आपको उसमें से निकालना क्या है, आपको टेंजेंट की इक्वेशन बस निकालनी है कि 6,9 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी। तो पैराबोला के लिए आप निकाल लो भाई, पैराबोला की तो आपको इक्वेशन पता है ना। तो अगर हम देखें 6,9 के लिए, तो y इज इक्वल टू mx माइनस bm स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, और b कितना है हमारा 1 के बराबर है, तो y इज इक्वल टू mx माइनस m स्क्वायर पासिंग थ्रू 6,9, सो इट इज 9 इज इक्वल टू 6m माइनस m स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपके पास m की वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी, m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9, सो m इज इक्वल टू 3।
ठीक है। तो इस लाइन, इस टेंजेंट की अब आप इक्वेशन लिख सकते हो। आपको इलिप्स सर्कल का नहीं पता था कि सर्कल की इक्वेशन क्या है, तो आपने पैराबोला से इस टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली, ठीक है। तो ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, y इक्वल टू 3x माइनस बी आपका 1 है, m स्क्वायर 9 हो गया, ठीक है। तो अब आपका क्वेश्चन जो एक्चुअल है वो यहां से स्टार्ट होता है, और वो सर्कल का है। क्या है क्वेश्चन कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू दिस फोकस 1, 0, ठीक है, एंड टचेस दिस लाइन एट 6, 9। ये है क्वेश्चन कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस y is equal to 3x minus 9 at 6, 9 and passes through 1, 0। अब ये क्वेश्चन आप कैसे करते थे? फैमिली ऑफ सर्कल से। फैमिली ऑफ सर्कल में कौन सा फॉर्म? पॉइंट फॉर्म, पॉइंट सर्कल वाला, ठीक है। तो आप देखो, आप क्या चाहते हो कि फैमिली, पहले आप लिखोगे फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड टचिंग दिस लाइन। तो पॉइंट सर्कल यूज करो, ठीक है। इक्वेशन मतलब फैमिली ऑफ सर्कल लिख रहे हैं, फैमिली ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 6, 9 एंड टचिंग y इक्वल टू 3x माइनस 9, ठीक है। पासिंग थ्रू 3x माइनस 9 एंड टचिंग इट एट 6, उल्टा बोल दिया मैंने, टचिंग 3x माइनस 9 एट 6, 9। यही तो होता था पॉइंट सर्कल के लिए हमारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट सर्कल लिख दिया, प्लस लेमडा इंटू टेंजेंट की इक्वेशन इज इक्वल टू 0, है ना। अब ये 1, 0 सेटिस्फाई करा दिया, 1, 0 सेटिस्फाई कराया तो आपको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से आपने कह दिया कि इट पासेस थ्रू 1, 0, दिस वे यू कैन फाइंड लेमडा एंड दिस विल गिव यू इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन जो इंटीजर टाइप्स है, देखिए ABC lies on parabola tangent to parabola at ABC taken in pairs intersect at PQR the ratio of areas of triangle ABC। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव आएगा आपका, आपको बस मतलब ABC आपने अगर T1, T2, T3 ले लिया, A आपका T1 है, B आपका T2 है, C आपका T3 है। तो मान लीजिए AB से P बनता है, AB के टेंजेंट से P बनता है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? AT1 T2, AT1 प्लस T2। फिर सिमिलरली BC के लिए AT2 T3, AT2 प्लस T3। इसी तरीके से AC के लिए AT1 T3, AT1 प्लस T3, ठीक है। तो PQR के आपको सारे कोऑर्डिनेट्स पता हैं, ABC के आपको कोऑर्डिनेट्स पता ही हैं, दोनों का आपको एरिया निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपका क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपसे कहा गया है कि ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, वर्टेक्स और L लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद A एज वर्टेक्स एंड 2L द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम एंड द एक्सिस एट राइट एंगल्स टू दैट ऑफ द गिवन कर्व, ठीक है। चलिए देखते हैं कि करके क्या क्या है इसमें। वर्टेक्स निकालने, तो पहले तो निकालो भाई, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 8, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, 4x प्लस 2, ठीक है, ऐसा ये आपका क्वेश्चन होगा। अब इसके लिए हमें क्या निकालना है? इसकी वर्टेक्स निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। तो वर्टेक्स क्या हो गया? -2, 1, और लेटस रेक्टम कितना हो गया? 4, सॉरी मतलब 4 के बराबर लेटस रेक्टम। तो अब आप क्या चाहते हो? एक ऐसा पैराबोला चाहते हो, ठीक है। अच्छा, इसकी एक्सिस की बात करूं मैं, तो इसकी एक्सिस कैसी है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, y² = 4x टाइप की चीज है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसके परपेंडिकुलर मतलब हम चाहते हैं y एक्सिस के पैरेलल। y एक्सिस के पैरेलल मतलब कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा। एक्सिस अगर आप y एक्सिस के पैरेलल चाहते हो तो कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा, जिसका वर्टेक्स आपका -2, 1 हो, ठीक है। लेटस रेक्टम आप और बड़ा चाहते हो, लेटस रेक्टम आप 8 चाहते हो, ठीक है। तो -2, 1 से, ठीक है, अब नया लेटस रेक्टम इसका अगर 8 है तो इसके लिए a = 2 आएगा। तो -2, 1 से 2 यूनिट्स ऊपर चले गए, -2, 3 पे, ठीक है। ये आपका फोकस हो गया। और डायरेक्ट्रिक्स के लिए क्या करें? -2, 1 से नीचे आ जाए 2 स्टेप्स, -2, -1, ठीक है। ये y = -1 वाली लाइन आपके डायरेक्ट्रिक्स का काम कर गई, ठीक है।
तो ये तो एक पैराबोला बना। आप उल्टा भी तो बना सकते थे ना, इसका ओरिएंटेशन आप नीचे की ओर ले लो, आप एक पैराबोला इस तरीके से भी बना सकते हो, तो उसका भी आपको इक्वेशन निकालना पड़ेगा जिसका जो नीचे की ओर डाउनवर्ड टाइप का हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कहा गया लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल रेडियाई ऑफ वेरिएबल पॉइंट मूविंग ऑन पैराबोला। ठीक है, देखते हैं, पहले तो लोकस निकालते हैं। सेकंड, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल रेडियाई ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट। तो फोकल रेडियाई मतलब ये हो गया आपका, फोकस ये है a,0 और इधर मान लीजिए t है। ठीक है, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ फोकल रेडियाई ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, तो मिड पॉइंट का आपको लोकस निकालना है। तो मिड पॉइंट अगर आपका एच के है तो एच इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस एटी स्क्वायर बाई 2, और k क्या होगा आपका 0 प्लस 280, तो 280 प्लस 0 बाई 2। ठीक है, तो k की वैल्यू आपकी 80 के बराबर है और 2h की वैल्यू आपके पास a प्लस एटी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो t की जगह k बाई a रख दिया, 2h इज इक्वल टू a प्लस a k बाई a का होल स्क्वायर। तो दिस वे 2ah इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई a, यही क्वेश्चन बनेगी। तो k स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, बाकी सब एक साइड ले जाते हैं, 2ah माइनस a स्क्वायर, मतलब अगर आप 2a कॉमन ले लेते हो तो दिस इज h माइनस a बाई 2k स्क्वायर। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम तो ऑब्वियसली जहां 4a आता था कितना हो गया, यहाँ पे 2a के बराबर हो गया। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम इज हाफ, सही है। वर्टेक्स आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हो, फोकस भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप देखो थर्ड क्वेश्चन में, P इज पॉइंट ऑन पैराबोला हुज वर्टेक्स इज a, तो ऑब्वियसली वर्टेक्स इज 0,0। ठीक है, जैसा कहा जा रहा है करते जाएं, पूरा क्वेश्चन एक साथ पढ़ करके घबराना नहीं है। ठीक है, तो वर्टेक्स a है आपका 0,0, फिर कहा गया PA इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है, टू मीट द डायरेक्ट्रिक्स इन D, तो P और A को मिलाया और D तक बढ़ाया। ठीक है, द डायरेक्ट्रिक्स इन D एंड M is foot of perpendicular from P on directrix, P से foot of perpendicular मतलब ये हो गया आपका M। ठीक है, कहा जा रहा है कि if circle is described on MD as diameter, है ना, MD as diameter, then it intersects x axis at point whose coordinates। ठीक है, देखते हैं, MD को डायमीटर लेना, तो पहले तो हमें M और D के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो ये है आपका 80 स्क्वायर 280, तो ऑब्वियसली यहाँ का y कोऑर्डिनेट 280 ही रहने वाला है, माइनस a 280, है ना। अब इसकी बात करते हैं, PA आपने प्रोड्यूस किया, तो PA आपका x इक्वल टू माइनस a को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, वो D बनेगा आपका, है ना। तो निकालो D के लिए कोऑर्डिनेट, तो अब आपका ये लाइन की इक्वेशन कितनी आएगी, y इज इक्वल टू 2/t(x), ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो x अगर माइनस a है आपका, तो D में x आपका माइनस a है, y आपका माइनस 2a/t है ना। तो MD अगर आप डायमीटर लेते हो तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x प्लस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2at और इंटू y प्लस 2a/t इज इक्वल टू 0, ये आपका होगा। ये x को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, x एक्सिस को, तो उसके लिए आप y को 0 रख दो, तो y को 0 रख दो, है ना भाई। यहाँ से आप सर्कल बना रहे हो तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये तो चाहिए x एक्सिस को। फॉर दैट y शुड बी इक्वल टू 0, x की वैल्यू अब आप निकाल लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x आपका एक पैराबोला है और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2bx आपकी सर्कल है। ठीक है, ये दोनों कब टच करते हैं, वो भी एक्सटर्नली। तो केसेस आप बना करके देखो, जैसे ए ऑप्शन है आपका, तो भाई ऑब्वियसली a ग्रेटर देन 0 इस तरीके का बनेगा और b ग्रेटर देन 0, तो b ग्रेटर देन 0 मतलब आपका जो सेंटर होगा वो माइनस b कॉमा 0 होगा, सेंटर आपका माइनस b कॉमा 0 है, तो सेंटर आपका नेगेटिव साइड से आएगा और ये आपका पॉजिटिव साइड, मतलब इस तरीके का पैराबोला रहेगा। तो 0,0 से तो दोनों पास ही कर रहे हैं, वही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, मतलब पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है।
बी वाले ऑप्शन में देखो a ग्रेटर देन 0 लेकिन b लेस देन 0। जब b लेस देन 0 होगा तो ये अंदर बनेगा, ठीक है, अंदर बनेगा तो एक्सटर्नली टचिंग नहीं कहलाएगा। सी के लिए देखो, सी के लिए भी सिमिलरली अभी इस तरीके की सिचुएशन कैसे आएगी, ऐसा ही कुछ, जबकि एक्सटर्नली टचिंग हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ए को निगेटिव चाहते हो और यहां आपका माइनस बी जो आपका सेंटर है, माइनस बी, ठीक है, माइनस बी आपका कैसा होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब बी को नेगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपका डी ऑप्शन में है। तो ए और डी आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, P is point on parabola where abscissa and ordinates are equal, ठीक है, तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट्स इक्वल है, मतलब 2,2 यही होगा, मतलब y इक्वल टू x, ठीक है, तो सॉरी 2,2 नहीं 4,4 है ना, 4,4 वाला पॉइंट होगा जहां x और y बराबर है। कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी बात है, x को 4 रख दो, तो सॉरी x को y के बराबर रख दो, तो 0, 0 और 4,4 ये 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू फोकस एंड टचिंग द पैराबोला एट P, तो हमें क्या कहा जा रहा है, ये आपका पैराबोला है, पैराबोला पे P पॉइंट आप ये भी ले सकते हो, P पॉइंट आप इसको भी ले सकते हो, ठीक है। मान लो मैंने ये वाले P की बात करी। इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू फोकस एंड टचिंग द पैराबोला एट P, पासिंग थ्रू फोकस एंड टचिंग द पैराबोला एट P, ठीक है। तो फिर से आपने क्वेश्चन किया था जो उसी तरीके का है लास्ट असाइनमेंट में, इस पूरे का सॉरी इसी असाइनमेंट में तो है, आपने बिल्कुल उसी तरीके से करना है कि भाई सर्कल आपका कैसा होना चाहिए, 1,0 से पास करना चाहिए और टच कहाँ पे कर रहा है, 4,4 पे कर रहा है, ठीक है, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन के लिए हमें पैराबोला से क्या चाहिए, पैराबोला से बस एक टेंजेंट चाहिए, ठीक है। तो 4,4 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो, तो ty इज इक्वल टू x प्लस at स्क्वायर, है ना। 4,4 के लिए अगर हम देखें तो आपका 4,4 के लिए a कितना है आपका, ये तो चलो 1 है, आपका t है 2, तो 2y इज इक्वल टू x प्लस 4, ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा, है ना। तो अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग दिस लाइन एट 4,4 एंड पासिंग थ्रू 1,0, ठीक है। तो ये फिर से वही पॉइंट सर्कल वाली फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो अब आप लोगे क्या, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस लेमडा टाइम्स x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपकी पॉइंट सर्कल वाली फैमिली हो गई। अब कहा गया कि दिस सर्कल शुड पास थ्रू 1,0, लेमडा की वैल्यू निकाल लो। इसी तरीके से सेम प्रोसेस यहां वाले के लिए भी, ठीक है, 0,0, मतलब यहाँ पे तो आप टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्टली समझ ही सकते हो कि टेंजेंट की मतलब जो काम आपने 4,4 पे किया है सेम वही काम आप 0,0 पे कर लो, जहां टेंजेंट आपको ऑलरेडी नोन है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट आपका x इक्वल टू 0 ही आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा गया कि chord of slope m of circle touches parabola, subset of complete set of values of m, ठीक है, for which a chord of slope of m touches parabola। सर्कल के लिए कॉर्ड का काम करना चाहिए और पैराबोला को टच करना चाहिए, ठीक है, ऐसी सिचुएशन है, ओके। तो अगर पैराबोला को टच करता है तो इक्वेशन कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है, mx प्लस a बाई m, और ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है वो सर्कल के लिए किसका काम कर रही है, कॉर्ड का काम कर रही है। ध्यान रहे, आप कॉर्ड लिखने जाओगे तो इनफाइनाइट कॉर्ड्स हो सकती हैं, कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन यहां पे जब आप टेंजेंट लिखने जाओगे तो आपका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, इसीलिए हमने यहां से स्टार्ट किया। हमने कहा कि ये वाली लाइन जो है वो कॉर्ड का काम कर रही है सर्कल के लिए। तो सर्कल के लिए कोई लाइन कॉर्ड का काम कब करेगी, कंडीशन पढ़ी होगी कि सर्कल के लिए कोई लाइन कॉर्ड का काम तब करती है जब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम रेडियस सॉरी फ्रॉम सेंटर इज लेस देन रेडियस। तो इसका सेंटर क्या है 0,0, तो 0, 0 से आपका y इज इक्वल टू mx प्लस 1 बाई m पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो कैसा होना चाहिए, रेडियस 2 से छोटा होना चाहिए, मतलब दिस p शुड बी लेस देन 2। यहां से आपको m की वैल्यूज मिल जाएंगी। ध्यान रहे, आपको m की पूरी वैल्यूज नहीं मार्क करनी है, आपको सबसेट्स मार्क करने हैं, ठीक है।
नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में आपसे कहा गया लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट्स ऑफ परपेंडिकुलर कॉर्ड्स फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट्स ऑफ, वर्टेक्स से पास करना चाहिए सर्कल, और मिड पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर कॉर्ड्स फ्रॉम वर्टेक्स। अच्छा इस तरीके की, ओके तो ये मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट से भी पास करना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ये मान लो आपने ले लिया T1, ठीक है, ये ले लिया आपने T2, सॉरी ये नहीं, मतलब ये पॉइंट है आपका T2, तो ये कॉर्ड्स हुए है ना। तो अब आपको एक ऐसा सर्कल चाहिए, ठीक है, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू, ओके, एक ऐसा सर्कल जो इस पॉइंट से पास करे, इस पॉइंट से पास करे और इस पॉइंट से पास करे। ठीक है, बीच का एंगल 90 डिग्री है ना। तो आपने सबसे पहले क्या निकाल लिया कि एक जैसे ये O है, ये P है मान लीजिए, और ये OQ है मान लीजिए, तो 2/T1 आपकी एक स्लोप है, 2/T2 आपकी एक स्लोप है, -1 के बराबर, सो T1 T2 इज इक्वल टू -4। तो अगर आपका एक ये T है तो आपके पास दूसरी वाली चीज क्या आ जाएगी, Q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास होंगे -4/T। ठीक है, तो P पॉइंट और Q पॉइंट आपके पास आ गए इन टर्म्स ऑफ T। अब आपको अगर इसके लिए देखना है तो आप ये भी समझ सकते हो कि भाई अगर ये 90 डिग्री सबटेंड हो रहा है तो दिस पोर्शन, ठीक है, ये जो मिड पॉइंट्स है मान लो A और B, तो AB जो है ओरिजिन पे 90 डिग्री सबटेंड करेगा, और इसका मतलब AB शुड वर्क एज अ डायमीटर, है ना। तो A के कोऑर्डिनेट्स आप लिख लो, B के कोऑर्डिनेट्स लिख लो। ठीक है, तो A का कोऑर्डिनेट मैं लिखता हूं, A आपका, ठीक है, 4ax है ना, तो A T1 स्क्वायर प्लस 0/2, ठीक है, तो A T1 स्क्वायर बाई 2 A T1, ठीक है, और B वाला पॉइंट जो है आपका, B वाला पॉइंट आपका हो जाएगा A T2 स्क्वायर बाई 2 A T2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसको डायमेट्रिकली एंड पॉइंट लेना है ना। T1 T2 आपका -4 है, तो आप T2 को इन टर्म्स ऑफ T1 लिख सकते हो, T2 को लिख दो -4/T1, ठीक है। तो सेंटर क्या होगा, सेंटर के लिए तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, AB का मिड पॉइंट ही सेंटर कहलाएगा। तो HK इज इक्वल टू A T1 स्क्वायर प्लस A T2 स्क्वायर बाई 4 कॉमा A T1 प्लस T2/2, ठीक है। T2 की जगह पे -4/T1 लिख दो, इसका स्क्वायर करके आप T1 को एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। तो मेथड क्या रहेगा आपका, आपको यहाँ से T1 लिखना है, ठीक है, T2 या T1 किसी को भी, T2 को जैसे लिख दिया -4/T1, ठीक है। तो आपके पास ये वाली चीज दोनों ही कैसे आ जाएंगे, आपके T के टर्म्स में आ जाएंगे, T1 के टर्म्स में आ जाएंगे, फिर आप T1 को एलिमिनेट कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट इट्स ओके। ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि हम सर्कल की इक्वेशन लिखने तक जाने की जरूरत नहीं है। हम ये देख सकते हैं कि AB यहाँ पे 90 डिग्री सबटेंड करता है, तो जब भी सर्कल और कहीं से आ जाए 90-20 डिग्री वाली चीज, ठीक है, तो हमें हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो डायमीटर, ठीक है, हो सकता है यूज हो जाए कि डायमीटर जो है वो एंगल सबटेंड करता है 90 डिग्री, ठीक है। ये चीज को याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आ सकती है। तो AB ने यहाँ 90 डिग्री सबटेंड किया है, ठीक है। तो इसलिए AB will work as a diameter, that means mid point of AB will be your center। तो हमने पहले वो क्या किया, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, T1 T2 में रिलेशन हमें पता है, आगे हम T1 को एलिमिनेट करेंगे।